हवाओं में फिजाओं में संगीत है, झरने में संगीत है, माँ की लोरी में संगीत है, सृष्टि के कण कण में संगीत है। और जब यही जो संगीत है जब लोगों के सर चढ़कर बोलता है तो उसको कहते हैं कि दीवानापन। और जब ये दीवानापन होता है तो कहीं ना कहीं एक रियलिटी शोज़ का आविष्कार होता है। और जब रियलिटी शोज़ का आविष्कार होता है तो कहते हैं कि रियलिटी शो में एक ऐसा है जो देश के कई ऐसे गुमनाम चेहरे हैं, जो कह सकते हैं ऐसी आवाज़ें हैं जिनको देश सुनता है। और वास्तव में जो एक सच्ची कला के कदरदान होते हैं उनको देश चुनता है, तो सही मायने में वो असल गायक होते हैं। तो इस वक्त सहारा समय की टीम ऐसे उसी तराशे हुए जिसे देश ने तराशा है उस हीरे के साथ बैठी हुई है, इंडियन आइडल सीजन 14 के विनर वैभव गुप्ता के साथ। सबसे पहले बधाई दूंगा आपको वैभव। आसान तो इतना नहीं होता है ये सफ़र, क्योंकि हज़ारों लोगों को पीछे छोड़कर यहाँ तक पहुँचे हो। सबसे पहले शुरुआत, वैभव गुप्ता क्या है, शुरुआत क्या है? मैं ये बोलूँगा कि ये सफ़र, सबसे पहले तो मैं आप सभी को धन्यवाद करना चाहूँगा और आप सबका हमेशा मैं शुक्रगुज़ार रहूँगा। आपने इतना प्यार दिया, आपने इतना आशीर्वाद दिया वोट्स के द्वारा। और इतना मतलब मैं मैसेजेस देखता था तो आप लोग इतना प्यार देते थे। और अभी मेरा जब आगमन हुआ कानपुर में तो आप सब ने मुझे इतना आशीर्वाद दिया, तो मुझे लगा कि क्या वजह रही है इस ट्रॉफी को, ये खिताब को अपने नाम करने की। आपका इतनी आपकी जो दुआएं थी मेरे साथ, ये इसी ने मुझे विजेता बनाने में आगे बढ़ाया। और ये सफ़र शुरू हुआ जब मैं 3 साल का था। तो तब मैंने बाथरूम में गा, ऐसे ही नॉर्मल गा रहा था मैं, तो पापा ने सुना पहली बार। तो एक होता है ना कि मुझे ऐसा लगता है कि वो सब ऐसा लगता है भगवान का रचाया हुआ था। और मतलब मुझे ऐसा लगता है कि शुरुआत तो ऊपर वाले ने, इतना माता सरस्वती का आशीर्वाद हुआ कि 100 सालों बाद ये इसमें कोई परिवर्तन आया है। वरना पर बाबा बाबा पापा परचून दुकान चल रही थी, मतलब वही एक चला आ रहा था। तो अब ये एकदम अलग, तो मुझे ऐसा लगता है कि ऊपर वाले का कहीं ना कहीं आशीर्वाद था और शायद वो चाहते थे कि ऐसा कुछ करे। तो पापा ने सुना। अब और धीरे से मेरी मुलाकात मुलाकात में जाने लगा कॉम्पिटिशन्स में। मेरी मुलाकात फिर मेरे गुरुओं से होने लगी, मैं उनसे मिला, सीखना शुरू हुआ। तो ये जर्नी मुझे लगता है कि ऐसा कुछ खास बदलाव नहीं हुआ है। पहले जो बंटू वैभव गुप्ता था वो आज भी वैभव वैसे ही वैभव गुप्ता है और मैं कोशिश करूँगा हमेशा ऐसे ही बना रहे। बस ये खिताब एक आया है और ये वैभव गुप्ता आगे और खिताब लाएगा और आप यूं ही मेरा इंटरव्यू ले रहे होंगे, ऐसी आशा करता हूँ। अच्छा, सबसे पहले अगर बात करी जाए तो किसी भी सफ़र के लिए इतना आसान नहीं होता है। ये इंडियन आइडल की ट्रॉफ़ी, हज़ारों दुआएं हैं, जी आपकी मेहनत है। जी इससे पहले की अगर अचीवमेंट्स की बात करें जी जी तो किस तरह से आपको लगा कि नहीं आप इस अचीवमेंट्स को हासिल कर सकते हो? क्योंकि ऐसा हमने सुना है कि आपने इससे पहले भी इंडियन आइडल के जी ऑडिशंस दिए थे। जी क्या था वो सफ़र और क्या कमी रह गई थी जो आपने इस बार पूरी करी? जी देखिए, मैं तो मतलब मेरे घर वाले ही मुझे बोलते थे सबकी आइडल, मतलब ऐसा रियलिटी शोज़ में जाओ। तो मुझे ऐसा लगता है कि रियलिटी शोज़ सिर्फ एक सिंगिंग रियलिटी शो नहीं है। मुझे ऐसा लगता है वो ऐसा मंच है जहाँ से हम पूरे देश में अपनी आवाज़ को सुना सकते हैं, बता सकते हैं और हमें वो पहचान देता है। सो मैंने बहुत कोशिश की पहले रियलिटी शोज़ में जाने की। पहला ये था कि मैंने एकदम रियलिटी शोज़ के पीछे मैं नहीं भागा। मेरा ये था कि मैं कॉम्पिटिशन्स देता था, मैं पागल हो रहा था धीरे धीरे म्यूज़िक के लिए। और मैं चाहता हूँ कि मैं मेरा सुबह शाम रात खाना पीना सब म्यूज़िक के साथ हो। और भगवान ऐसा उसने किया, मैं आज ये इंडियन आइडल सीज़न 14 का विनर हूँ। और अब मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि जिस भरोसे से पूरे देश ने मुझे विजेता बनाया है और उस भरोसे भरोसे को मैं कायम रखूं। और बस मैं आगे और म्यूज़िक, अच्छा म्यूज़िक करता जाऊं और उनके चेहरों पर स्माइल आता जाए। अच्छा, ऐसा सुना है हमने कि पापा आपको इंजीनियर बनाना चाहते थे। तो इंजीनियर और म्यूज़िक, कहीं आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि घर वाले चाह रहे हैं इंजीनियरिंग की तरफ थोड़ा सा एक रुख हो? ज़्यादातर लोगों का रुख होता है। तो कैसा कुछ थोड़ा बहुत कभी कठिनाइयाँ लगी या किस तरह से? देखिए, कभी ऐसी कठिनाइयाँ आई तो नहीं देखी, आप देख रहे होंगे सब मेरा परिवार इतना प्यारा है, सब हम साथ रहते हैं। तो कभी जब भी कठिनाइयाँ आती हैं तो हमेशा बढ़ावा मिलता है हर वक्त। और पापा ने, बेशक वो पिता हैं और वो चाहेंगे कि कुछ अच्छा ही करूं मैं अपनी ज़िंदगी में। तो पढ़ाई भी एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है किसी भी चीज़ का। और लेकिन पापा को भरोसा था कि संगीत में भी कुछ करेगा। तो पापा का कहना ये था कि पढ़ाई भी साथ में चलनी चाहिए। तो मैंने पापा से कहा था कि ठीक है मैं इंजीनियरिंग करूँगा।
तो शायद भगवान के प्लान्स कुछ अलग थे, तो उन्होंने जैसे ही मेरा 12th ख़त्म हुआ तुरंत आइडल आ गया, मैं चला गया और मैं कॉलेज भी नहीं ज्वाइन कर पाया और सीधा मेरा, अब मैं आया हूँ तो अब पूरी मेंटालिटी थोड़ी चेंज है। अब मुझे मेरा ड्रीम स्टूडियो खोलना चाहता हूँ मैं मुंबई में, बनाना चाहता हूँ ड्रीम स्टूडियो, और उसमें अपना म्यूज़िक जो मेरे मन का म्यूज़िक है और खुद इंडिपेंडेंट म्यूज़िक करना चाहता हूँ। जल्दी मुझे आप सबको, मैं अपने खुद के बनाए गाने मेरी खुद की आवाज़ में आपको सुनने को मिलेंगे। और जैसे मैंने बोला कि मेरा हर वक्त म्यूज़िक के साथ बीतेगा, तो अब ज़रूर बीतेगा। अच्छा, अगर म्यूज़िक की बात करी जाए तो इतने महीनों का सफ़र रहा है इंडियन आइडल में। सबसे ज़्यादा इंडियन आइडल के जो सेटअप था वहाँ की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा जो आपके कॉम्पिटिटर थे, कहाँ आपको लगता था कि ये मेरे लिए थोड़ा सा टफ कॉम्पिटिटर है? या अगर बात करी जाए, गुरुओं की बात करी जाए, तो सबसे फेवरेट गुरु कौन सा रहा है और किससे आपको क्या सीखने को मिला है? ये ऐसा कंटेस्टेंट्स के साथ मैं तो सच बताऊं, ये मैं 7 महीने से उन सब के साथ रह रहा हूं, तो एक ऐसा स्पेशल बॉन्ड बना है उन सब के साथ, बहुत प्यारा। मतलब मैं आज अभी मिस कर रहा था थोड़ी देर पहले उन सबको कि कितनी जल्दी वो 6 महीने का वक्त गुजर गया। और हम आज थोड़े दूर हैं अपने अपने शहरों में, लेकिन हम जल्दी मिलेंगे और हम फॉर वर्ल्ड टूर के लिए निकलेंगे, तो हम सब मिलेंगे। और हम सब ने डिसाइड किया था कि जब भी हम एक दूसरे को याद करेंगे तो हम बात करेंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आज ज़रूरत है उन सब से बात करने की, तो मैं ज़रूर उन सब से भी बात करूँगा। और जो सबसे प्यारे मेरे गुरु रहे उस शो पे, वो तीनों जजेस, मतलब अलग अलग उनकी महत्वता थी। मतलब विशाल सर बताते थे कि आवाज़ को कैसे थ्रो करना है, तो सबकी बातों को मैं बहुत ध्यान से सुनता था और मैं तीनों की बहुत रिस्पेक्ट करता था। चाहे वो श्रेया मैम हो हमारी, जिनकी कोयल जैसी आवाज़ है, और सानू दादा जो 90s की रोमांटिक आवाज़ों में जिनको गिना जाता है, और शेख विशाल सर, मतलब सुखविंदर सर के सामने भी आपने ऐसी परफॉर्मेंस दी थी। हमने वो देखा था कि आपने अपने शायद शूज़ वगैरह भी पुट आउट कर दिए थे। जी क्या वो कहानी थी? क्योंकि आप आई थिंक उन्हें अपना आदर्श भी मानते हैं। जी। क्या था वो पल, वो क्या थे मोमेंट? देखिए, बहुत खास पल था मेरे लिए, तो स्पेशली बहुत खास पल था वो। जब मैं आपको बताता हूँ, जो टीवी में देखा तो वो तो ठीक है, मैं आपको बिहाइंड द सीन्स कुछ बताता हूँ कि जब वो आए स्टेज पर तो साउंड चेक कर रहे थे वो। तो एक होता है ना कि आप किसी की बातों से कभी कभी नहीं पहचान पाते हो। मैं बैक स्टेज था, हमारी एंट्री होनी थी, तो वो सुखविंदर सर स्टेज पे होंगे, तो उन्होंने बोला अपनी जो उनकी मातृभाषा है, उन्होंने मतलब उसमें उन्होंने एक तरह से उन्हें पंजाबी में उन्होंने बोला कि भाजी की हाल तोड़े, तो साउंड चेक कर लें सी। तो उन्होंने ऐसे बोला कि साउंड चेक कर लें, तो स्केल लेने के लिए उनकी आवाज़ ऐसी कम, उन्होंने बोला ही था कि एकदम मेरा दिमाग, मैंने कहा आ गए, मेरे आइडल आ गए, और खुशी आ गई मेरे चेहरे पे। तो वो दिन तो मेरे लिए बहुत खास था। वो मेरे सामने बैठे थे, मैं उनको बहुत देर देखता रहा सिर्फ। और उस दिन मैंने बहुत उनसे, उन्होंने जितनी बार भी गाया मैंने बहुत कुछ सीखा उनसे। जब मैंने उनके सामने गाया तो ये मेरे लिए बहुत किस्मत की बात थी कि अपने आइडल से मैं मिल पा रहा हूँ, उनके सामने अपने इमोशंस को व्यक्त कर पा रहा हूँ। उन्होंने बहुत प्यार दिया। स्टेज पर आए वो, उन्होंने कहा कि तुम्हारी आवाज़ नायाब है, ये बहुत कम मिलती है ऐसी आवाज़ें, इसको और तराशो और बेहतर गाओगे तुम, ये मुझे भरोसा है। और उन्होंने मेरे जो जूते मुझे वापस पहनाए, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे वो गुरु जैसे हैं और उनको मैं अपना आइडल मानता हूँ। तो उन्होंने एक तरह से मुझे नई राह पे कहा कि अब इस राह पे चलो, अब सिर्फ जीत मिलेगी। तो शायद ये उसी का नतीजा है कि उन्होंने एक राह दिखाई और इतना इतना आशीर्वाद दिया, तो आज मैं इंडियन आइडल सीजन 14 का तो देख विनर। सकते हैं कि अभी वैभव की ये यादें थी और वाकई में ये जो पल थे आप सभी लोगों ने देखे होंगे कि एक कहीं ना कहीं थोड़ा सा आंखों में उस पल आंसू भी थे, क्योंकि किसी का भी कहते हैं कि अगर कोई किसी को भगवान मानता है और वह उस पल भगवान सामने हो तो ये मोमेंट आते हैं। हमारे दर्शक बिल्कुल चाह रहे होंगे कि वैभव इंडियन आइडल 14 सीजन जीत कर आया है, तो कुछ सॉन्ग भी वैभव के जो हैं वो ज़रूर सुने। आप सब सॉन्ग भी सुनना चाहेंगे। सो वैभव, हमारी ऑडियंस के लिए कुछ एक दो फेवरेट सॉन्ग ज़रूर मैं चाहूँगा कि कुछ सुनाओ, या कोई ऐसे सॉन्ग जो दादी को पसंद या पापा को पसंद, या कुछ ऐसा खास जो सुनने हमेशा सबके बीच में गुनगुनाते रहते, तो वो कौन सा सॉन्ग था? एक दो सॉन्ग्स मैं चाहूँगा कुछ रीमेक करके या कुछ ऐसे मिक्स करके, जी ज़रूर हमारी ऑडियंस। देखिए, एक गाना है, मैं आपको सुनाता हूँ, आप सब गेस करिएगा वो किन्होंने गाया है। वो लेजेंड है एक, तो मैं गाता हूँ आप सबको, मतलब मेरे बहुत पुराना गाना है वो, और बहुत खूबसूरत कॉम्पोजिशन है। हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने,
हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने, चाहे तू माने चाहे ना माने, चाहे तू माने चाहे ना माने, हम भी ज़माने से हैं तेरे दीवाने, हम भी ज़माने से हैं तेरे दीवाने, चाहे तू माने चाहे ना माने। क्या बात है। सो अभी वैभव को कुछ देर के लिए यहाँ पर रोकते हैं। अभी दादी हैं, दादी बचपन में वैभव के साथ बहुत यहाँ पर रही और ऐसा भी सुनने में आया है कि जब ये गाना गाता रहता था दादी के कान पे पास आकर, तो दादी इसको डांटती भी थी। दादी से पूछते हैं वो एक्सपीरियंस। दादी, आज ये जो बचपन की डांट थी, पहले ज़रा थोड़ा सा वो ज़रा एक्सपीरियंस शेयर करिए, कैसे डांटती थी। ये मेरे पास बैठता था, गाने लगता अच्छा, था। एक हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। वैभव, तुम गाना गाओ अच्छा बचपन में, और दादी उसी तरह से डांटिएगा। वैभव, कुछ गाना सुनाओ ज़रा दादी को। जानू मेरी जान, राव बट्टू, मैं बहुत पे- तुम सर दर्द दर्द करा देते हो। तो ये देख सकते हैं दादी, और क्या यादें थी कुछ बचपन की वैभव के साथ। और वैभव मेरा बहुत अच्छा था, वो मेरे पास जाके रोज बैठता था। जब मंदिर जाता था, आनंदेश्वर मंदिर, तो मेरे पास जरूर जाता था। और जब हम इसको पैसे देने लगे तो कहा मेरे पास अम्मा है, हम पापा से ले आए। ये दादी का प्यार था। अच्छा, अभी कहते हैं कि जब भी किसी भी एक जो बागीचा होता है, उस बागीचे में जब तक बागबान की भूमिका एक परफेक्ट नहीं रहती है, तो फिर वो बागीचे में कहीं ना कहीं जो फूल होते हैं वो बिल्कुल मुरझाए से होते हैं, या वहाँ पर जो भी फुलवारी होती है वो भी कहीं ना कहीं एकदम से सूखी होती है। लेकिन जब बागबान सही से उस फुलवारी की केयर करता है, तब जाकर कहीं ना कहीं वो जो पौधा है वो सींच कर इस तरह से वैभव बनता है। तो हम उस बागबान से बात करने के लिए यहाँ पर अब एक तरफ चलेंगे। विष्णु जी हैं वैभव के पिता। सर, एक पिता के लिए तो मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा मोमेंट होता है। आप इस खुशी को कैसे व्यक्त करेंगे? मेरे पास तो कुछ कहने के लिए शब्द ही नहीं है कि मैं कितना खुश हूँ, और मैं बता नहीं सकता। मेरी मेहनत सफल हो गई। मेरा परिवार जितना वैभव के लिए हम लोग दौड़े, वो मेरा सब सफल हो गया। मतलब आप समझ लीजिए कि वैभव को ले जाने के लिए आज ऑडिशन लखनऊ है, तो उसके बाद ऑडिशन पता चला आप वहाँ नहीं हुआ तो दूसरा कहाँ है, दिल्ली में है, दिल्ली चले गए। फिर पता चला देहरादून में है, वहाँ चले गए। इस तरह मतलब एक तो इतना मूवमेंट था कि इतना ज़्यादा सफ़र करने के बाद। लेकिन वैभव को हम ये कहेंगे कि वैभव को हमने जैसे 12th किया इसने, तो मैंने बोला कि चलो यार इंजीनियरिंग कर लो, तो बोला पापा चलो कर लेंगे, लेकिन म्यूज़िक को समय दिया है तो पापा इसी में कुछ करके दिखाते हैं। तो मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, चलो भाई इसी में करना तुम। बस इसके बाद तुरंत आइडल आया और उसके बाद सफ़र शुरू हुआ, तो फिर ये ट्रॉफी ही आ गई सीधे घर पे। मैम, आप लोगों से ये जानना चाहूँगा, देखिए परिवार में एक बड़ी उपलब्धि आई है, ये ट्रॉफी आप कैसे देख रहे हैं? आप बहुत बहुत खुशी हो रही, बहुत मतलब ट्रॉफी आ करके मेरे पास बच्चे को आज इतना बड़ा जीतना, और मेरे लिए इतने गर्व की बात है। बहुत गर्व महसूस हो रहा हम लोगों को। मेरा बच्चे ने पूरी यूपी में नाम किया है, अपनी फैमिली का तो किया ही किया, पूरी यूपी का भी साथ में नाम हुआ है। आज मुझे इतनी खुशी हो रही, इतनी खुशी हो रही, उसका हम बयान कुछ कर ही नहीं सकते, इतना हम लोग खुश हैं। तो बिल्कुल आपसे भी जानना चाहूँगा, आप कैसे देखते हैं इस खुशी को? इस खुशी को कैसे देखते, इस खुशी का तो मतलब कि कैसे बयां करूं, मैं ये नहीं बता पा सकती हूँ आपको। बहुत ज़्यादा खुशी है। हम लोग इतना ज़्यादा इसके लिए परेशान थे कि बस चाहते थे कि किसी इंडियन आइडल में अगर गया है तो इस बार जीत गई है हम लोग। बस हर शो में बस इसका यही रहता। जब से वोटिंग का चालू हुआ तो हम लोग का फिंगर क्रॉस ही रहती थी हमेशा। पूरी फैमिली बैठते थे एक साथ देखने के लिए इसका शो, कि अब हमारा वैभव जीत के ही आए। हम लोग ने बहुत इन्जॉय किया है इसके हर मोमेंट को, हर शो को। जितना जो भी करें हम लोग रोए भी हैं साथ में बैठ के, हम लोग हंसे भी हैं। हम लोग ने बहुत ज़्यादा इसका ड्रामा भी देखा उस शो में। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा मोमेंट था। और ये जो खुशी है उसको लफ्ज़ों में बयान नहीं की जा सकती है। उसको तो बस आंखों से जो छलके आंसू थे, बस उससे ही बयान हो सकती है उस खुशी को। ओके, बहन भी यहाँ पर है। देखिए, बहन भी कहते हैं दोस्त होती है, तो उसके बाद चाचा जी के पास चलेंगे। तो बहन, मैंने देखा था बहुत उछल कूद मचाते हुए एकदम से ब्लास्ट के बीच में,
कैसे कैसे एक बहन अपने भाई के लिए इस खुशी को कैसे एग्जार करे? मैं तो ऐसे ही बोलूँगी जैसे श्री राम जी अपने 14 वर्षों के वनवास के बाद आए थे, वैसे ही मेरा भाई भी अपने 10 साल के वनवास, अपने 10 साल की तपस्या के बाद आज उसे ये आइडल की ट्रॉफी मिली है। उसे पूरी यूपी में एक पहचान मिली है, पूरी इंडिया में आज मेरा भाई वैभव गुप्ता के नाम से जाना जाता है। मैं उसकी बहन कहलाती हूँ, मुझे बहुत प्राउड फील होता है, मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ। सो अभी आगे क्या करने वाली है बहन, क्या एक सरप्राइज देने वाली है, क्या एक अलग अंदाज, क्योंकि देखिए खुशियों के आंसू आप देख सकते हैं ऐसे पल में यहाँ पर। तो अभी तो ये तो खुशियों के आंसू, और भी बहुत अभी बड़ी बड़ी ट्रॉफियाँ लेकर आना है। आगे क्या चाहते हैं, कैसे इन खुशियों को और भी बढ़ाया जाए? इन खुशियों को ऐसे ही बढ़ाया जाएगा जैसे आज ये खिताब आया है, ऐसे हज़ारों किताब मेरे घर पे आएंगे और अब हर दिन ऐसे हमारे लिए इंटरव्यू हमारा लेंगे, मेरे भाई का इंटरव्यू लेंगे। आप ऐसे ही आएंगे, मैं यही चाहती हूँ। देख सकते हैं चाचा जी की भी आंखों में आंसू लगातार यहाँ पर दिख रहे हैं। तो ये खुशियों के पल हैं। चाचा जी से भी बात यहाँ पर ज़रूर करना चाहेंगे। सर, खुशियों के ये आंसू हैं और नज़र ना लगे इसको, ये खिताब यहाँ पर कानपुर में हमारे लिए आया है, गर्व की बात है। चाचा हमेशा एक दोस्त की तरह होता है। कुछ छोटी सी यादें और वैभव के इस सफ़र में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। एक्सपीरियंस शेयर क्या करूं, एक्चुअली वो मेरा भतीजा तो है ही है, बल्कि मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, क्योंकि उसकी हर एक छोटी बात या जो भी ज़रूरत रही है उसने सबसे पहले अगर इस घर में किसी से शेयर करी है तो मुझसे शेयर करी है। सो जब भी जैसा रहा है हम दोनों ने और भैया के साथ बात करके, जब जैसा इसके लिए जो भी शेड्यूल हुआ हम आपस में मतलब नाइट को फटाफट शेयर करते थे कि हमें कल क्या करना है। और कई बार तो ऐसा हुआ कि ये पता चला मुंबई से आया है रिजेक्ट होके, और उसी मतलब इंडियन आइडल में ही मुंबई से रिजेक्ट होके आया, तो फिर ये हुआ कि यहाँ नहीं हुआ, चलो कहीं और चलते हैं, दूसरी जगह ऑडिशन देते हैं इसी शो में। तो पता चला देहरादून चले गए, हम लोग बाई रोड चले गए। तो ऐसा कई बार हुआ है कि रिजेक्ट हो गया, लेकिन हाँ आफ्टर रिजेक्शन जो और पॉजिटिविटी मिली है वो हमेशा उसकी तरफ से मिली है। हमारी तरफ से तो एक सपोर्ट ही हम कर सके ना, कि उसकी इच्छा रही तो हम लोगों ने वो किया, लेकिन पहला इंटेंशन उसका रहा कि नहीं हाँ मुझे करना है, मुझे जाना है। कभी वो मतलब अपने आप से उसने खुद को गिल्टी नहीं फील कराया कभी कि आज मैं रिजेक्ट हुआ हूँ, कल भी रिजेक्ट हुआ, मैं क्यों जा रहा हूँ बार बार, ऐसा कभी नहीं हुआ। उसने हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखी अपने कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों, एक दिन वो आएगा जब सारे बीत जाएंगे वर्षों। तो देख सकते हैं ये चाचा का जो ये एक्सपीरियंस था, चाचा की बीच की खुशी थी। तो अभी हम देखिए फिर से एक बार वैभव के पास यहाँ पर आते हैं, अपने दर्शकों के पास, और देखिए ये वो इंडियन आइडल के अपने दर्शकों को दिखाना चाहूँगा कि ये वो ट्रॉफी भी अब वैभव के गोद में यहाँ पर आ चुकी है, जिसके लिए काफ़ी भार है। लगभग यूपी की जनता के जो ये दिल हैं, लगभग उनकी उम्मीदों का भार है। पूरा बात करी जाए तो किसके साथ आप वहाँ पर मस्ती करते थे, क्योंकि कुछ ऐसे रैपिड राउंड भी देखे तो कुछ आपको बहुत शरारती बुलाते रहते थे। तो उस सेटअप की कुछ खास बात, ऐसी शरारत या कुछ ऐसी चीज़ जो शायद अभी तक वैभव गुप्ता ने किसी को नहीं बताई और सिर्फ सहारा समय पर ये बात ओपन होकर आ रही, ऐसी कुछ खास बात? मैं सच बताऊं तो मैं सबसे एक तो हम और आद्या सबसे छोटे थे कंटेस्टेंट्स में, और मैं और आद्या सबसे ज़्यादा परेशान करते थे सबको। चाहे वो कोई भी, अंजना दीदी को मैं हर वक्त उनके कान के बगल में चिल्लाता रहता था और वो मुझे डांट के कहते थे वैभव चुप चुप रहो, वॉइस रेस देना है, अभी तुम्हारा गाना है। वो मुझे डांटते थे मेरी बड़ी बहन की तरह, और मैं उनको सच में बहुत प्यार करता हूँ। अभी आने से पहले मैं उन्हीं के घर गया था, उनसे मिल के आया था। और पीयूष भैया के साथ मैं रियाज़ करता था, और जब वो जब एक्चुअली था क्या, वो रियाज़ करने के बाद उनकी आदत थी वो ऐसे आराम लेट जाते थे थोड़ी देर। तो जब भी वो लेटने जाते थे मैं उनको परेशान कर देता था, मैं उठा देते उनको सोने नहीं देता था, सो जाते थे वो। और शुभदीप भैया को तो मैं परेशान करता था, उनसे मेरी फ्रेंडशिप अलग ही थी। और शुभदीप भैया के साथ मैं रियाज़ भी मैंने किया, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें वो मुझे बताते भी थे, और वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल इंसान है, बहुत मतलब मेरे सारे कंटेस्टेंट्स, आद्या मुझे परेशान करती, मैं आद्या को परेशान करता था। मतलब एक्चुअली उसको मीठा खाना, मतलब वो उसको थोड़ा उसके गले के लिए मीठा खाना थोड़ा मना रहता है, तो उसका गला बैठ जाता जल्दी। तो आद्या को जब भी वो मतलब मैं मीठा खाता था तो मैं उसी के सामने मीठा खाता था ताकि उसको थोड़ा लगे। लेकिन मेरे सारे कंटेस्टेंट्स इतने प्यारे थे, मैं आज उनको इतना याद कर रहा हूँ। मैं अभी 110% यहाँ से जाने के बाद उन सब से मैं कॉल मिला के बात करने वाला हूँ। सो मैं इसके द्वारा बताऊँ, मैं तुम सबको बहुत मिस कर रहा हूँ, और जल्दी हम मिलते हैं, और हम यूके आ रहे हैं, और हम
आप सबके बीच गाएंगे तो बहुत मज़ा आने वाला है। अच्छा, जाते जाते सहारा समय के दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं उनको नमस्कार करना चाहूँगा, और आप सब इतना प्यार दे रहे हैं और इतना आशीर्वाद दिया, आप सबकी इतनी दुआओं की वजह से आज पूरे यूपी में आपका ये लाडला नाम कर पाया, कोशिश कर पाया। मैंने तो बस कोशिश की कि आप सबके चेहरों पर खुशी खुशी ला पाऊँ, तो और आप सब ने इतना आशीर्वाद दिया, और मैंने कहीं ना कहीं मेरे संगीत से लोगों के दिल में जगह बनाई, इसलिए आज इंडियन आइडल का खिताब मेरे हाथ में है। तो ये सिर्फ दिलों के जुड़ने से मिलता है, तो शायद कहीं ना कहीं मैं कामयाब। तो ये थे हमारे साथ इंडियन आइडल 14 सीजन के विनर वैभव गुप्ता और उसका पूरा परिवार, जिन्होंने बेबाकी से इस पूरे जो एक सफ़र था उस पर अपनी परिचर्चा की सारा समय के दर्शकों के साथ, और क्या आगे इनके प्रोजेक्ट हैं, किस तरह से किसके साथ इनका दिली एक लगाव है, सारा कुछ बेबाकी से शेयर किया। कानपुर से वीडियो जर्नलिस्ट रवि शर्मा के साथ सहारा समय के लिए अनुराग श्रीवास्तव।